हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम पिछले क्लास में देखे थे, हम लोगों ने देखा था पावर फ्लो इक्वेशन। पावर हमने डिराइव किया था सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल दोनों के लिए, और उससे हम लोगों ने पावर एंगल कर्व ड्रॉ करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब हम डिराइव कर लिए थे, तब हम वहाँ पर पावर सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट भी हम लोगों ने देखा था। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है डेरिवेशन आप लोगों के लिए ना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कभी भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज करेगा कहाँ से आया है कहाँ से। तो एक बार देखिए, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि डेरिवेशन जरूर देखिए, कर लीजिए, उसके बाद आप फाइनल फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है ना, कि कितना आप फॉर्मूला याद रखते रहेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। मुझे इंपॉर्टेंट लगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमेशा आप अपना तैयारी प्री और मेंस हिसाब से दोनों लेकर के चलिए, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं भी ऐसी किया करती थी, पढ़ाई में हमेशा प्री और मेंस दोनों के हिसाब से करती थी। फिर जब प्री क्वालिफाई हो गया तो फिर मेनली फोकस थी मेंस पे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर हम देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर, उसके बाद इन्वर्टेड कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। अगर आप देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन एमसीक्यूज क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली इस टॉपिक को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से ना देखने को मिले तो फिर देखिएगा, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार इस टॉपिक को अभी मार्क कर लीजिए आप। आइए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे। इसके बाद लगभग टॉपिक आपका ऑल्टरनेटर का खत्म हो गया है। सिंक्रोनस मोटर हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंक्रोनस मोटर जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ओवरऑल एक मशीन का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन सब कुछ देखा है, जिसमें ऑल्टरनेटर और मोटर दोनों कवर होते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ 3-phase स्टार कनेक्टेड सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर इज ड्रिवन एट अ स्पीड नियर सिंक्रोनस, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, मेरा लेक्चर आपने अच्छे से देखा हुआ है, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। क्योंकि हमेशा हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलाते हैं। एक टेस्ट हमने परफॉर्म किया था टू फाइंड XT एंड XQ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो टेस्ट कौन सा था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जब हम स्लिप टेस्ट पढ़ रहे थे टू डिटरमाइन XD एंड XQ, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हमारे ऑल्टरनेटर को लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिंक्रोनस स्पीड पे चला देंगे तो हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग नहीं देगा, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई रीडिंग नहीं देगा, इसीलिए लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड चलाया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये नहीं बोला है कि आप स्लिप टेस्ट का ये क्वेश्चन है, बट आप लोगों को इससे समझ में आ जाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। नियर सिंक्रोनस विद द फील्ड सर्किट ओपन एंड द स्टेटर इज सप्लाइड फ्रॉम अ बैलेंस 3-phase सप्लाई। Voltmeter connected across the line gave maximum and minimum reading of 2800 and 2820 volt, ठीक है। ये हमारा वोल्टमीटर का रीडिंग है, मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग आप लोगों को गिवन है। The line current fluctuated between 360 and 275 ampere. Find the direct axis and quadrature axis synchronous reactance per phase। तो एक पॉइंट आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये पर फेज पूछा गया है, ठीक है। पर फेज पूछा गया है। कई स्टूडेंट लोगों को पर फेज का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। देखिए, स्टार के लिए हमेशा अगर आप स्टार कंसिडर कर रहे हैं तो स्टार में हमारा फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन में √3 हो जाता है। लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट दोनों इक्वल होता है, ये मैं स्टार की बात कर रही हूँ। जब डेल्टा आप परफॉर्म करते हैं तो डेल्टा कनेक्शन में देखते हैं फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट अपॉन में √3 एंड फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज इक्वल। तो ये सब कंसेप्ट होता है 3-phase का। आई होप आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा। पिछले वाली वीडियो, इससे पहले वाली क्लास में ये चीज़ मैंने साइड में लिखा भी था, स्टार और डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है वो नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टमीटर का रीडिंग। तो फर्स्ट हम लोगों को दिया है मैक्सिमम वोल्टेज,
कितना दिया आप बताइए मुझे। मैक्सिमम दिया है कितना 2820। गिव मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो ये देखिए मैक्सिमम हमेशा ज़्यादा होगा, तो ये हो सकता है मिस्टेक होगा कहीं, ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए। मैक्सिमम वोल्टेज दिया है 2820 वोल्ट्स, देख लीजिए 2820 वोल्ट दिया हुआ है, 2820 वोल्ट्स मैक्सिमम वोल्टेज दिया है और मिनिमम वोल्टेज हमारा 2800 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम वोल्टेज हमारा दिया है 2800। मिनिमम वोल्टेज इज इक्वल टू 2800। ये अंडरस्टूड था। अगर क्वेश्चन देखिए थोड़ा बहुत रॉन्ग रहता है तो आपका इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैक्सिमम वोल्टेज 2820 है और मिनिमम 2800 है। सिमिलरली यहाँ से मैक्सिमम करंट की वैल्यू लिख लीजिए, कितना हो सकता है 360। द लाइन फ्लक्चुएटेड बिटवीन, ठीक है, मिनिमम करंट इक्वल टू 275 एम्पियर। बस ये 4 ही डेटा गिवन है, इसके अलावा कोई भी डेटा गिवन नहीं है। और इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल आपके प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपका XD XQ निकालने बोलता है और ये रीडिंग गिवन रहता है। तो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में MCQs क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है इस टॉपिक से, इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आपके प्री के लिए भी हो जाए और मेंस के लिए भी हो जाए। सॉरी, ये मैंने मिटा दिया, लिख लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि देखिए स्पेसिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो मैं इस चीज़ को क्वेश्चन को मिटा रही हूँ। पर फेस वाली वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है यहाँ पर फ्रॉम स्लिप टेस्ट दैट वी हैव परफॉर्म्ड, XD इज इक्वल टू क्या होता था बताइए, मैक्सिमम वोल्टेज पर फेस अपॉन में मिनिमम करंट पर फेस, ठीक है, इज इक्वल टू। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर कुछ नहीं है, कुछ आप डेटा आप रख दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा। आप लोगों को फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वोल्टेज पर फेस अपॉन मैक्सिमम करंट पर फेस। This is the formula that you have to remember if you want to solve this question properly. यहाँ पर आप लोगों को पर फेस वैल्यू है, लिख लीजिए, कुछ नहीं है, डेटा गिवन है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, लाइन वोल्टेज गिवन है मैक्सिमम 2820, तो हमें पता है स्टार के लिए फेस वोल्टेज क्या हो जाएगा 2820 अपॉन में √3। बगल में आप चाहें तो लिख सकते हैं इन स्टार कनेक्शन, in a star connected alternator V phase is equal to V line upon में √3 and I phase is equal to IL स्टार कनेक्टेड। यहाँ से भी आपके MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार मेट्रो का एग्जाम भी हुआ है, उसमें भी इस टाइप का रिलेशन पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए कितने सारे नए क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ से डिवाइडेड बाई अब मिनिमम करंट, तो हम जानते हैं मिनिमम करंट हमारा कितना आ रहा है 275, इक्वल टू, आप मुझे सॉल्व करके बताइए वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। इसके आंसर आएगा 5.92। आप क्रॉस वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि ये सही लिखा है कि नहीं मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों का मिनिमम वोल्टेज पर फेस अपॉन मैक्सिमम करंट, तो मिनिमम वोल्टेज कितना दिया है देखिए 2800 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम करंट इज 360। तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 4.5 ओम। फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। XD की वैल्यू आप लोगों की आनी चाहिए 5.92 ओम, XQ की वैल्यू आनी चाहिए आप लोगों को 4.5 ओम। तो यहाँ से मैंने जो कहा था हमेशा XD हमेशा ग्रेटर होता है
एक्स क्यू, और यही चीज यहाँ पर मैंने प्रूफ किया, एक्स डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स क्यू बिकॉज द आर्मेचर रिएक्शन अलोंग डी एक्सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आर्मेचर रिएक्शन अलोंग क्यू एक्सिस। तो इतना अगर आप डिटेल्स में पढ़ते हैं तो कभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए मैं हमेशा डिटेल्स में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, कहीं भी डाउट ना हो। कभी भी आप लोगों को हाफ नॉलेज नहीं रखना है किसी टॉपिक के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सिंपल क्वेश्चन था, एक्स डी और एक्स क्यू कैलकुलेट करने बोल रहा था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे, आप चेक करिएगा, प्रीवियस ईयर आया हुआ है किसी पीएसयू में या फिर एसएससी जेईई में भी, आप एक बार चेक करिएगा, ठीक है। अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं, और देखिए अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम स्लिप टेस्ट रिजल्ट क्या आता था, फॉर्मूला क्या यूज किए हैं, उसके बाद, क्योंकि ये डायरेक्ट अब लिख दिए बस समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को, तो पॉइंट वाइज पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप लिखिए अच्छे तरीके से, कोई इश्यू नहीं है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन लेंथी था, बट आप देख सकते हैं सोल्यूशन कितना सिंपल था। ये क्वेश्चन हमारा सेलिएंट पोल सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बोला है और आपको क्या निकालना है वो इम्पोर्टेंट है। रीड कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को, डेटा जो गिवन है वो लिख लेते हैं और क्या पूछा है वो चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर हैज पर फेज डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 1.0। देख लीजिए ये पर यूनिट में गिवन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। गिवन डेटा पहले एक एक करके लिख लेते हैं, अदरवाइज solution for question number 2. Here xd is 1 per unit data and a quadrature axis synchronous reactance of 0.65. तो here xq is 0.65 per unit। यहाँ पर भी आप देखिए xd ग्रेटर है xq से, तो ये सब कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। छोटा छोटा लॉजिकल पॉइंट आप लोगों को पकड़ कर रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑफ मशीन व्हेन ऑपरेटिंग एट फुल लोड एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग एंड एस्टिमेट फ्रॉम देयर फर्स्ट लोड एंगल एंड सेकंड पर यूनिट नो लोड EMF। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्वियसली आप लोगों को मेंस में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पावर फैक्टर गिवन है 0.8 पावर फैक्टर, लैगिंग, तो लैगिंग दिया है या लीडिंग दिया है आपको, चाहे आप जब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ें, जब तक पढ़ें, पावर फैक्टर के साथ आपको लैग लीड बताना बहुत एसेंशियल होता है। यहाँ से जब देखिए फ्रेंड्स आप कैलकुलेट करेंगे फाई की वैल्यू, तो कॉस इनवर्स 0.8 और कैलकुलेटर में वैल्यू डाल करके देखिए 36.86 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। और ये वैल्यू आप अगर प्री के लिए पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो ये डेटा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। और जनरली आप लोगों को 0.8 पावर फैक्टर ही दिया रहता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़ आप याद कर लीजिए। यहाँ से जब आप साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.6, निकाल करके देख लीजिए आप, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई। अप्रोच कैसा है, एक्स डी एक्स क्यू सब कुछ गिवन है। पहला बोल रहा है कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है ऑफ एन ऑल्टरनेटर एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो हम ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है ये कंसेप्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और आपको भी क्या करना है, तुरंत फॉर्मूला को डिराइव करना है फेजर डायग्राम की हेल्प से। याद रखेंगे, प्लस माइनस का कंसेप्ट है, भूल जाएंगे। देख लीजिए ये हमारा है डी एक्सिस, जैसा कि हम लिए थे डी एक्सिस, और इसके जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये आता है क्यू एक्सिस। दिस इज आवर क्यू एक्सिस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे वोल्टेज फेजर से। तो ये मैंने ड्रॉ किया है हमारा वोल्टेज का फेजर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था नेग्लेक्ट आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप नेग्लेक्ट आरए। और नहीं दिया रहा है तो आप खुद का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सिर्फ एक्स डी एक्स क्यू दिया है, देन यू हैव टू इग्नोर द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। वी आपने ड्रॉ कर लिया,
क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर बोल रहा है तो करंट का फेजर यहाँ पर आएगा, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, दिस इज IA, दिस इज आर्मेचर करंट IA। इन दोनों के बीच का एंगल जैसे कि आप लोगों को पता है होता है फाई, ठीक है। क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया गया है तो IARA वाला टर्म आपका बिल्कुल नहीं आएगा। इसके आप परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी ID XD की। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन की हूँ, इसलिए और डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ। इसके 90 डिग्री पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को वैल्यू मिलेगा IQ XQ, ठीक है। और ये सब का रिजल्टेंट जब आप लेंगे तब यहाँ पर आपको EMF जनरेटेड की वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको ये समझना है कि ये एंगल होता है डेल्टा, इज द एंगल बिटवीन E एंड V, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं लिखना चाहती थी कुछ इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो गई मुझे। ये एंगल होता है हमारा साई, तो बगल में लिख लीजिए आप, फाई इज द एंगल बिटवीन V एंड I, फेस वोल्टेज एंड फेस करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन में आया हुआ है, फाई इज द एंगल बिटवीन फेस वोल्टेज एंड फेस करंट, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, फेस वोल्टेज एंड लाइन करंट, लाइन वोल्टेज एंड फेस करंट। तो इस टाइप का 4 कॉम्बिनेशन दे देगा। तो ये सब चीज़ आप लोगों को छोटी छोटी है लेकिन याद रखना पड़ेगा। डेल्टा इज द एंगल बिटवीन E एंड V, इसे हम बोलते हैं लोड एंगल। साई को हम बोलते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। और ये होता किसके किसके बीच का है, ये होता है हमारा E और IA के बीच का। इतना आप लोगों को समझना है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, इसे मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, देख लीजिए। यहाँ से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, डेल्टा फॉर्म कर रहा है तो इतनी वैल्यू आपकी हो जाएगी बेस से लगती हुई कॉस डेल्टा, V कॉस डेल्टा। इतनी वैल्यू आपकी हो जाएगी V साइन डेल्टा की, ठीक है। फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं उससे। अब अगर फेजर डायग्राम आप ड्रॉ कर लिए हैं तो बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना रह गया है और वही आप लोगों को मुझे बताना है कैलकुलेट करके कि वैल्यू कितनी आ रही है आपकी। यहां से हम लोगों को जैसा कि पहला रिलेशन देखने को मिल रहा है, फर्स्ट रिलेशन, टोटल एंगल है साई, छोटा वाला एंगल है फाई और वो वाला एंगल है डेल्टा। तो यहां से मैं कहूंगी साई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस फाई। तो यहां से आप लोगों को कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में डेल्टा, लोड एंगल ही पूछा है। डेल्टा क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा हो जाएगा साई माइनस फाई। अब आप लोगों को फाई पता है, साई कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो नोन है फाई 36.86 डिग्री, साई अननोन है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ले लेते हैं ट्राइंगल tan साई वाला, जैसा कि मैंने ड्राइव किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अच्छे तरीके से देखिए, वहां पर मैंने पूरा डेरिवेशन किया है। यहाँ अगेन मैं डेरिवेशन नहीं करूंगी, डायरेक्ट लिख लेती हूँ tan साई की वैल्यू परपेंडिकुलर। तो ये हो जाता है हमारा V साइन फाई प्लस IA XQ अपॉन में V कॉस फाई। तो ये इतनी वैल्यू आप लोगों की आएगी, ये समझना है आप लोगों को। अब tan साई इज इक्वल टू, कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या है। अगर कुछ ना दिया रहेगा तो आप लोगों को वैल्यू लेनी है 1 पर यूनिट की। तो यहाँ लिख लीजिए VT और V इज इक्वल टू 1 पर यूनिट, ठीक है, 1 पर यूनिट हो जाएगा। और IA की वैल्यू 1 पर यूनिट नहीं मेंशन है इसलिए मैं बोल रही हूँ IA इज इक्वल टू 1 पर यूनिट एंड V इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। रेस्ट इज गिवन, तो यहाँ से 1 इंटू साइन फाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 0.6 प्लस 1 इंटू XQ की वैल्यू है 0.65 अपॉन V की वैल्यू है 1 इंटू 0.8। यहाँ से 10 साई की वैल्यू मुझे बताइए और साई की वैल्यू मुझे बताइए। साई हो जाएगा हमारा tan इनवर्स समथिंग, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देती हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों की साई की वैल्यू आएगी 57.38, इसकी वैल्यू आएगी साई की डिग्री
57.38 डिग्री। 10 साई इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आएगा 1.5625। देख लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आगे आप ड्रॉ करेंगे तो इतना आएगा। तो देखिए, वैल्यू कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अगर आप कैलकुलेटर में डाल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको करेक्ट आंसर ही देगा। बट समझना आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ है कि फॉर्मूला कैसे आप डराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फेजर डायग्राम, उसके लिए आप लोगों को ये फेजर डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि फेजर डायग्राम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर दिखाई देगा। ये सब कंसेप्ट है हमारा बेसिक सर्किट का, सर्किट थ्योरी, लेकिन मशीन में यूज़ हो रहा है फेजर डायग्राम। तो इसीलिए कभी भी इस टॉपिक को ना छोड़ें। फेजर डायग्राम का कंसेप्ट आपको चाहे कितना भी आप कभी भी पढ़ लें, ज़रूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ई की वैल्यू क्या है देखिए, ई इज इक्वल टू, देखिए ई ये टोटल वाला है, इतना है v cos डेल्टा और इतना है आई डी एक्स डी। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं v cos डेल्टा, सॉरी हम लोगों को डेल्टा निकालना था तो पहले डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू साई माइनस फाइव, साई कितना है 57.38 माइनस 36.86। फाइनल आंसर आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए। मेरा जो आंसर आ रहा है वो 20.51 आ रहा है। आप कर सकते हैं कैलकुलेट, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, देखिए डेसिमल का वो कोई इशू नहीं है, तो इसे माइंड मत करिएगा, कमेंट मत करने लग जाइएगा कि 0.51 नहीं 0.52 आ रहा है। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, क्योंकि कई बार हम क्या देते हैं 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं या फिर 3, तो थोड़ा बहुत अंतर आता है, कोई इशू नहीं है वो। ई की वैल्यू क्या है यहाँ से v cos डेल्टा प्लस आई डी एक्स डी, तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला प्लस आई डी एक्स डी। हो गया ये, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को कॉस डेल्टा मिल जाएगा, क्योंकि डेल्टा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। v तो पता है 1 पर यूनिट, xd आपको पता है 1 पर यूनिट। द अननोन इज, द ओनली अननोन इज id। id इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा आर्मेचर करंट है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं id, और यहाँ अगर आप q एक्सिस के अलॉन्ग इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये बनेगा iq। एंगल है हमारा साई, तो ये हमारा हो गया कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल वाला, परपेंडिकुलर वाला, तो ये होता है आई ए साइन साई इज इक्वल टू 1 पर यूनिट साइन 57.38। तो यहाँ पर मैं फाइनल आंसर देखिए लिख लेती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। आईडी की वैल्यू आपकी आने वाली है 0.8423 पर यूनिट, एम्पियर में नहीं है, पर यूनिट में है, क्योंकि सब वैल्यू हम पर यूनिट में कंसिडर कर रहे हैं। ओके, लास्ट बचा है, यहाँ पर मैं लिख ले रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा जो चीज़ मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं। v cos डेल्टा फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 इंटू कॉस डेल्टा इज 25.51 प्लस आई डी कितना है 0.8423 इंटू एक्स डी इज 1। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर कितना आएगा मैं बता दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। दिस इज द 1.7789 पर यूनिट। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से लिया गया है, और कभी भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो फॉलो करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप यूज़ करिए, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मोस्टली चीज़ें सही लिखी होती है और टॉपर लोग भी उसी को फॉलो करते हैं। तो मैंने भी एसएससी जेई के लिए बुक शेयर किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है टेक्स्ट बुक, और नॉन टेक की प्रिपरेशन करें तो कैसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ ऑलरेडी मेंशन है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेसिंग का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं कभी यहाँ लिखती हूँ कभी यहाँ लिखती हूँ, बट एक सीक्वेंस में आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो पहले ये साई कैलकुलेट करिए, साई कैलकुलेट के बाद अब डेल्टा कैलकुलेट करिए, डेल्टा के बाद आईडी कैलकुलेट करिए, आईडी के बाद आप फाइनल ई का यूज़ करिए। और बिना फेजर डायग्राम के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके मेंस में आता है, मान लीजिए 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है हमारा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आप गए और सीधे सीधे फॉर्मूला लिख करके आ गए बिना फेजर डायग्राम के, तो इसमें आप लोगों को मार्क्स बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि उसमें बोला गया है ड्रॉ द फेजर डायग्राम।
इसलिए फेजर डायग्राम को आप करिए। ये था लैगिंग के लिए क्वेश्चन। लीडिंग के लिए क्वेश्चन हम देखेंगे, दोबारा आप ट्राई करिए, फिर अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व, तो वो हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आप टॉपिक के पहले ही स्टार मार्क कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा नहीं बनता है इस टॉपिक से, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम न्यूमेरिकल देखे थे, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं, आप लोगों से एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले पैरेलल ऑपरेशन का एडवांटेज क्या है, उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे और उसके बाद आगे हम मूव ऑन करेंगे हमारे वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। तो मैं जैसा कि बोल रही थी कि इसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। यहाँ पर मैं सिंक्रोनस जनरेटर हेडिंग डाली हूँ देखिए, लेकिन जब हम इन्वर्टेड और वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व पढ़ेंगे वहां पर मोटर का केस भी मैं डिस्कस करूंगी। आप अगर साइड बाय साइड बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि जनरेटर का वी कर्व क्या होता है और मोटर का क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। ठीक है, तो ये देखिए, ये टॉपिक हम कहाँ पर पढ़े थे, हम जब डीसी मशीन पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था पैरेलल ऑपरेशन। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ते थे तब भी हम डील करते थे। इसमें भी देखिए कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होती है और एडवांटेज भी सब कुछ सेम होता है। तो मैं एकदम डीप में नहीं बताऊंगी, ऊपर ऊपर एडवांटेज है, बस मैं वो डिस्कस कर दे रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि इसका एडवांटेज पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में, लेकिन इसकी कंडीशन पूछी जाती है कई बार। तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर्स, इसमें क्या होता है, हमारा सिर्फ एक ऑल्टरनेटर की जगह को यूज करने के बजाय बहुत सारे ऑल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। और क्यों कनेक्ट करते हैं छोटे छोटे ऑल्टरनेटर को पैरेलल में, देखिए उसकी एफिशिएंसी हमारे पूरे सिस्टम की बढ़ जाती है। फर्स्ट पॉइंट, आप सोच रहे होंगे कैसे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटर हो या फिर डीसी जनरेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर, उसको पूरे उसके फुल लोडेड कंडीशन में चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑल्टरनेटर को उसको फुल्ली अच्छे से लोडिंग करते हैं और फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। और फुल्ली यूटिलाइज जब आप करेंगे तो हमारा सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो पहला इसका एडवांटेज यही है कि इसकी एफिशिएंसी सिस्टम में बढ़ जाती है। फर्स्ट, एफिशिएंसी इंक्रीजेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, हम लोगों को क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मिलता है। यानी कि मान लीजिए अगर एक ऑल्टरनेटर खराब हो गया, दूसरा ऑल्टरनेटर से हम काम चला सकते हैं, या फिर दो खराब हो गया तो तीसरे चौथे, ऐसे बहुत सारे हम जितने भी कनेक्शन किए हैं ऑल्टरनेटर का पैरेलल में, वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रहेगा, जिसे हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज मेंटेन्ड। ठीक है, अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सेम एडवांटेज है जो हम डीसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर में पढ़े थे, एज इट इज है ये। थर्ड हमारा देखिए एडवांटेज होता है, जब भी हम लोगों को पूरे सिस्टम का मेंटेनेंस और रिपेयर करना पड़ता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑल्टरनेटर का अभी मेंटेनेंस कर दिए और फिर उसको लगा करके बाकी बचे हुए ऑल्टरनेटर का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग बाद में कर दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस और रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपरली प्लान्ड वे में। अगर नहीं ऐसा होगा, मान लीजिए एक को हमने हटा दिया तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी सप्लाई की और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इसको मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज इजी। ठीक है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज इजी। फोर्थ हमारा देखिए एडवांटेज है, फिजिकल साइज हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिजिकल साइज इज रिड्यूस्ड, क्योंकि जब हम एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटर लगाएंगे उसके बजाय हम छोटे छोटे ऑल्टरनेटर लगा देंगे तो हमारा फिजिकल साइज कम हो जाएगा सिस्टम में। और ये सब देखिए एक आध एडवांटेज और हो सकता है। तो मेनली एफिशिएंसी बढ़ता है। सेकेंड, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज मेंटेन और वी कैन से दैट द रिलायबिलिटी इज इम्प्रूव्ड। Third point is that in case of maintenance and repair, it is easy to maintain and repair the alternators when connected in parallel. The fourth point is the physical size of the alternator of the system can be reduced.
तो ये हमारा हो गया देखिए एडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। अब हम आते हैं हमारे कंडीशंस पे कि कंडीशंस क्या है हमारा पैरेलल ऑपरेशन का। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। इस पे कंडीशन पूछा जाता है, लेकिन जनरली कंडीशंस इससे क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या होने वाली है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोग इसमें दो तरीके का हम लोगों को सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर, पहला एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर और सेकेंड हमें पढ़ना पड़ेगा इनकमिंग ऑल्टरनेटर। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों अल्टरनेटर किस टाइप के होते हैं। एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारे पहले से सिस्टम में कनेक्टेड अल्टरनेटर है और लोड को शेयर कर रहा है। तो जो पहले से कनेक्टेड रहता है अल्टरनेटर सिस्टम में उसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर, और उसके बाद हम जो अलग से कनेक्शन करते हैं अल्टरनेटर का पैरेलल में उसे हम बोलते हैं इनकमिंग अल्टरनेटर। समझ में आया? दो टाइप का अल्टरनेटर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पहला एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर, सेकंड इनकमिंग अल्टरनेटर। तो यहाँ आप लिख लीजिए पॉइंट में, the alternators which is already in operation and share the load, ठीक है, लोड शेयर करेगा उसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर। इनकमिंग अल्टरनेटर का मतलब ये है कि the alternators which are to be connected in parallel is known as इनकमिंग अल्टरनेटर। अब अगर हम दो टाइप का अल्टरनेटर देख लिए हैं तो हमें कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। पहला हमारा कंडीशन क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर इज इक्वल टू दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर, यानी कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए किसके से, इनकमिंग अल्टरनेटर से, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए आप, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग मशीन इज इक्वल टू दैट ऑफ द बस बार एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर। कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन, द टर्मिनल वोल्टेज of the incoming alternator is exactly equal to that of the bus bar or existing अल्टरनेटर, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज एग्जैक्टली मैच करना चाहिए हमारे एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर से या फिर इन्फिनाइट बस बार से। ये हमारी होती है पहली कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हम लोगों ने देखा था इस टाइप का कंडीशन, ठीक है। देखिए सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, हमारा सेकंड कंडीशन ये है कि जो स्पीड जो होना चाहिए, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग मशीन और अल्टरनेटर, इनकमिंग मशीन स्लैश अल्टरनेटर is such that its frequency हमारा क्या होता है बताइए मेरे को। हमारा स्पीड होता है 120 f अपॉन में p, तो यहाँ से f निकालना है तो ये np अपॉन में 120 हो जाएगा। f इज इक्वल टू 120 np अपॉन में 120 इज इक्वल टू that of the bus bar
बस बार फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस बार फ्रीक्वेंसी, ये हमारी हो गई सेकंड कंडीशन। जो थर्ड कंडीशन है वो हमारा होता है फेज से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं ये मिटा रही हूँ, थर्ड कंडीशन इसके ऊपर लिख रही हूँ, आपको एग्जैक्टली इसके नीचे लिखना है कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 एंड दिस कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, मस्ट बी मेंटेन्ड। The third condition is that condition 3 is that the phase voltage the phase of incoming machine and the bus bar, the phase of incoming machine and the bus bar, ठीक है, must be in phase opposition, must be in phase opposition। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मैं यहाँ पर लिखी हुई हूँ, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा क्योंकि कंडीशन है इसीलिए आप लोगों को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना पड़ता है, लेकिन आप मोटा मोटी ये याद कर लीजिए कि फर्स्ट आपको टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल, फर्स्ट पॉइंट, the speed must be equal or frequency must be same, and the third condition is the phase of the incoming and machine and the bus bar should be in phase opposition, यानी phase जो है वो same होना चाहिए, इतना आप लोगों को समझना है opposition में। इसके बाद देखिए, इससे रिलेटेड कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा, ना तो प्री में आएगा ना तो मेंस में आ सकता है आप लोगों को टॉपिक एक्सप्लेन द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा किस चीज़ का, एडवांटेज का। सेकंड हम लिख सकते हैं कंडीशंस क्या है, ठीक है, और फिर हम शो कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को थ्योरी में लिखना पड़ेगा, इसलिए मुझे लगा ये चीज़ आप लोगों को बतानी चाहिए, लेकिन आपको एकदम एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ओन वर्ड्स में समझ करके लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक टर्म होता है इन्फिनाइट बस। इन्फिनाइट बस का डेफिनेशन कई बार मतलब पूछा जाता है कि डिफाइन इन्फिनाइट बस। तो इन्फिनाइट बस कुछ नहीं होता है, द बस विच इज हैविंग कांस्टेंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, जिस भी बस का कांस्टेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट बस। लिख लीजिए नोट पॉइंट में, लिख लीजिए इन्फिनाइट बस और इन्फिनाइट बस बार, क्योंकि जब पैरेलल ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं तो आप इन्फिनाइट बस बार के साथ भी पैरेलल कनेक्ट करते हैं अपने ऑल्टरनेटर को। तो पहले इसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें कांस्टेंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, वो बस बार या फिर वो बस जिसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है हमेशा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लोड। ठीक है, सेकंड इसका होता है जीरो, इसको एज अ वोल्टेज सोर्स हम यूज करते हैं, एज अ वोल्टेज सोर्स, दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज जीरो इंटरनल इम्पिडेंस होता है। जीरो इंटरनल इम्पिडेंस, तो ये बस 3 पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इन्फिनाइट बस से रिलेटेड। अगर आपसे कोई पूछता है या फिर आपका कभी जूनियर पूछता है इन्फिनाइट बस बार क्या होता है, देन यू कैन एक्सप्लेन दैट इन्फिनाइट बस बार इज अ बस which maintains constant voltage and frequency irrespective of load. It can be used as a voltage source and having zero internal impedance. All right, समझ में आया ये चीज़ आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया तो उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी और वही आपके एग्जाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिख लीजिए, When two alternator connected in parallel, अगर जब दो अल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस टॉपिक को, एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो एग्जाम ओरिएंटेड बता रही हूँ, इसीलिए एकदम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में उतना डीप में नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे When two alternators are connected in parallel,
आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब दो अल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब हम लोगों को क्या कंडीशन होगी ये देखते हैं। मान लीजिए ये एक अल्टरनेटर, ये दो अल्टरनेटर, दोनों को पैरेलल में हम लोगों को कनेक्ट करना है। नो लोड का कंडीशन मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लोड का कंडीशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप केस लिखिए लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन, जब अल्टरनेटर लोडेड है उस कंडीशन में अगर हम दो अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब हमारा क्या कंडीशन बनेगा। ठीक है, क्या कंडीशन बनेगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं फर्स्ट, पहला एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ मशीन 1, फर्स्ट मशीन इज इंक्रीज्ड। पहला केस ये है कि हम एक्साइटेशन को पहले मशीन का चेंज कर रहे हैं, तब क्या क्या कंडीशन आएगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे आर्मेचर करंट में, पावर फैक्टर में और लोड शेयरिंग में। ठीक है। सेकंड इस तरह आप लिखिएगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट। ठीक है, इतना ये दो आप लोगों को टॉपिक है और इससे ही बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि अगर आप पहले मशीन का एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो बस आपका रिएक्टिव पावर में चेंजेस आएगा। ठीक है, रिएक्टिव पावर में चेंजेस आएगा और स्टीम इनपुट जिसे हम बोलते हैं P, कैपिटल P पावर, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, द चेंज इन एक्साइटेशन causes change in its reactive power only। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर चेंज होगा, इसी से एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है। बट स्टीम इनपुट रिमेन्स सेम। स्टीम इनपुट का मतलब क्या है, हमारा P कांस्टेंट है। ठीक है, कैपिटल P पावर इज अ कांस्टेंट। अब देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप पिछले ईयर का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे अगर एक्साइटेशन चेंज हो रहा है तो हमारा क्या चेंज होगा। फर्स्ट रिएक्टिव पावर चेंज होगा और सेकंड स्टीम इनपुट कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों एट अ टाइम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एट अ टाइम नहीं चेंज कर सकते, एक बार में एक ही चीज आप चेंज कर सकते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को। सिमिलरली जब जस्ट इसका आप ऑपोजिट केस ले लीजिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट, यानी कि स्टीम इनपुट में चेंज करना है आप लोगों को, यानी P चेंज करना है। P यानी कि पावर चेंज करना है। ठीक है, P जो हम वॉट में लिखते हैं और रिएक्टिव पावर को हम kVAR से शो करते हैं। तो यहां अगर P चेंज होगा तो कीपिंग आवर एक्साइटेशन कांस्टेंट। एक्साइटेशन कांस्टेंट का मतलब ये है हमारा कि रिएक्टिव पावर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। रिएक्टिव पावर रिमेन्स कांस्टेंट। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई। दो केस हमारा होता है लोड कंडीशन में फ्रेंड्स। पहला कंडीशन ये है कि इफेक्ट हम लोगों को देखना है चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ मशीन 1। अगर मशीन 1 का एक्साइटेशन को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तब क्या क्या हमारा कंडीशन आएगा। अगर एक्साइटेशन हम चेंज करते हैं तो रिएक्टिव पावर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होगा और स्टीम इनपुट कांस्टेंट रहेगा। और इस केस में हमारा P चेंज होगा, स्टीम इनपुट चेंज होगा, लेकिन एक्साइटेशन कांस्टेंट होगा, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर सेम होगा। अब आप एक टेबल बना लीजिए और इस पे बेस्ड आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, इतने चीज को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक तरफ हम मशीन 1 का लिखेंगे और एक तरफ हम मशीन 2 का लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं मशीन 1 एंड ये हो जाएगा हमारा मशीन 2। मशीन 1 एंड मशीन 2। ओके, समझ में आया।
इसमें हम लोगों को क्या करना है, स्टीम इनपुट को कांस्टेंट रखना है, मतलब किलोवाट 1 इज इक्वल टू किलोवाट 2। किलोवाट रेटिंग हम लोगों को सेम रखना है, लेकिन एक्साइटेशन ऑफ वन मशीन चेंज होता है, मतलब पहले मशीन का केवीआर रेटिंग को हम बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस कांस्टेंट, अगर इसका हम बढ़ा रहे हैं केवीआर रेटिंग रिएक्टिव पावर को, तो डेफिनेटली मशीन 2 का हम लोगों को एक्साइटेशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। एक का एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब ये बताइए, अब मुझे ये बताइए कि ये हमारा टोटल एपरेंट पावर S होता है, ये हमारा होता है रिएक्टिव पावर, और ये हमारा होता है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर, तो अगर हम इसको कांस्टेंट रख रहे हैं और S इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस JQ होता है, P प्लस JQ होता है। कॉम्प्लेक्स में मैग्नीट्यूड का मैं लिखूं तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो यहाँ से P कांस्टेंट है, Q को आप बढ़ा रहे हैं तो KVA आपका डेफिनेटली बढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा KVA इंक्रीजेस, KVA डिक्रीजेस। KVA रेटिंग बढ़ जाएगा पहले मशीन का, दूसरे मशीन का घट जाएगा। सिमिलरली आर्मेचर करंट हमारा क्या हो जाएगा, पहले मशीन का बढ़ जाएगा, सिमिलरली दूसरे मशीन का हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, P इज इक्वल टू VI cos फाई। P कांस्टेंट है और वोल्टेज तो कांस्टेंट होता ही है। I और फाई का क्या रिलेशन बन रहा है, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos फाई, यानी कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। अगर करंट बड़ा है तो इस मशीन का पावर फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सिमिलरली इसका करंट कम हो रहा है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिर्फ आप ये पॉइंट अब इस टेबल में से देख के जाइए, आपका MCQs क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बन जाएगा किसी भी टाइप का, अगर ये वाला कंडीशन दी जाएगी कि एक्साइटेशन ऑफ वन मशीन इज इंक्रीज्ड कीपिंग द स्टीम इनपुट कांस्टेंट, कीपिंग द स्टीम इनपुट कांस्टेंट। समझ में आया? आइए यहाँ पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन, देन हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट। तो अगर मैं मशीन 1 का बोलूँ, मान लीजिए मशीन 1 बोल रही हूँ मैं, और ये हमारा हो गया मशीन 2। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, KVAR ऑफ वन मशीन इज इक्वल टू KVAR ऑफ सेकेंड मशीन। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, KVAR कांस्टेंट है, रिएक्टिव पावर कांस्टेंट है, स्टीम इनपुट चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए किलोवाट हम पहले मशीन का बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को सेकंड का घटाना पड़ेगा। KVA रेटिंग की बात करूँ तो KVA रेटिंग हमारा बढ़ जाएगा, इसके लिए KVA रेटिंग हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। KVA रेटिंग बढ़ रहा है तो करंट बढ़ जाएगा, पहली मशीन का दूसरे मशीन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया? और उसके बाद पावर फैक्टर हमारा हो जाएगा कम और ये हो जाएगा पावर फैक्टर ज़्यादा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेबल मैंने क्यों बनवाया आप लोगों के सामने। जब भी आप लोगों को इस तरीके का MCQs क्वेश्चन दिया जाए, when the two alternator are connected in parallel, the excitation of one machine is increased, then what will happen, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो then you have to understand that the steam power remains constant, the KVAR rating is increased, so current is increased and power factor is decreased for the first machine, and for the second machine the KVA is reduced, the armature current is reduced and the power factor is improved। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और भी डिटेल्स में बताया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमारे और कंडीशन होती है एक एक्साइटेशन का, वो चीज़ मैं आपसे लास्ट डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व में जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ से जैसे मैंने डिस्कस किया इन्फिनाइट बस बार का मैंने डिस्कस किया था। तो आप लोगों को हेडिंग डालना है ऑल्टरनेटर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन इन्फिनाइट बस बार, ठीक है। इन्फिनाइट बस बार, alternator connected
in parallel with an infinite bus bar. अगर इन्फिनाइट बस बार के साथ कनेक्शन रहे तब हम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे ओवर एक्साइटेशन होगा, कैसे अंडर एक्साइटेशन होगा और कैसे नॉर्मल एक्साइटेशन होगा। तो इन्फिनाइट बस बार का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है। एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को डिस्कस कराई थी डिटेल्स में, डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था। फॉर्मूला जरा ध्यान रखिए, यहाँ पर एक्साइटेशन की बात होगी, यहाँ पर एक्साइटेशन की बात हो रही है, तो एक्साइटेशन यानी कि kVAR हम लोगों को देखना है, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स रिएक्टिव पावर। और जब हम डेरिवेशन देख रहे थे पावर फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटर का, वहां पर मैंने P और Q का इक्वेशन लिखा हुआ था। तो P का इक्वेशन हम लोग देखे थे EV अपॉन में एक्सेस साइन डेल्टा, यही था, ठीक है, यही था EV अपॉन एक्सेस में साइन डेल्टा। और Q का हम लोगों ने क्या देखा था, V अपॉन में एक्सेस E कॉस डेल्टा माइनस V। तो ये डेरिवेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डेरिवेशन वाला पार्ट देखिए, फिर याद रखने की कोशिश करिए, फिर याद रखने की कोशिश कर सकते हैं आप। P हमारा कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं स्टीम इनपुट कांस्टेंट। तो वेरी कौन करेगा, हमारा रिएक्टिव पावर वाला पार्ट वेरी करेगा। अब 3 केस हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, देखिए। पहला ओवर एक्साइटेशन का केस, सेकेंड अंडर एक्साइटेशन का केस, एंड थर्ड नॉर्मल एक्साइटेशन का केस। इसी से हम लोग फिर वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व देखेंगे। ओवर एक्साइटेशन का केस मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ओवर एक्साइटेशन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, E कॉस डेल्टा ग्रेटर देन V हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन V हो जाएगा। फर्स्ट ओवर एक्साइटेशन का मतलब क्या है, हमारा जो E कॉस डेल्टा है फ्रेंड्स, देखिए ये ग्रेटर देन V होगा। मान लीजिए ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी तो Q हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू 30 है, इसकी 20 है, तो ओवरऑल 30 माइनस 20 10 पॉजिटिव आया। तो मैं कहूँगी Q इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने का मतलब ऑल्टरनेटर के केस में डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटर डिलीवर पावर एंड वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। Q पॉजिटिव आएगा, डिलीवर करेगा, ठीक है, डिलीवर करेगा हमारा पावर और वर्क एज अ लैगिंग पावर फैक्टर। अब आप मुझे ये बताइए, जब मैं इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर पढ़ा रही थी उस केस में मैंने ये डिस्कस किया था, लैगिंग पावर फैक्टर में हमारा ऑल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑल्टरनेटर डिलीवर्स, ये हो जाएगा रिएक्टिव पावर एंड वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। और आर्मेचर रिएक्शन का जब मैं इफेक्ट आप लोगों को समझा रही थी तो वहां मैंने कहा था अगर ऑल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड और लैगिंग वाला केस है तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, मुझे बताइए। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग। और अगर मान लीजिए प्योर लैगिंग का केस है, 0 पावर फैक्टर लैगिंग, तो वहां पर डीमैग्नेटाइजिंग का होगा नेचर। और अगर मान लीजिए नॉर्मल लैगिंग बोला तो वहां पर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का केस आता है। तो ये मैग्नेटाइजेशन है, इज डीमैग्नेटाइजेशन प्लस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो ये हमारा हो गया ओवर एक्साइटेशन का केस। इससे यही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है।
इसके बाद हम लोगों को देखना है अंडर एक्साइटेशन और फिर नॉर्मल एक्साइटेशन का केस देखना है। बाकी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को आर्मेचर रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा। बट अगर आप लॉजिकल नहीं पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन में कभी भी एट एनी टाइम आप फंस सकते हैं। सेकेंड हमारा हो जाएगा अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन, तो यहाँ पर अंडर एक्साइटेशन कहने का मतलब ये है कि हमारा E cos डेल्टा इज लेस देन V, Q इज नेगेटिव। Q नेगेटिव आने का मतलब ये है कि लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑल्टरनेटर काम करेगा और इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, तो ये मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, प्योरली मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ये सब चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से। थर्ड पॉइंट नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन, तो नॉर्मल एक्साइटेशन का केस क्या बनेगा हमारा? यहाँ पर E cos डेल्टा इज इक्वल टू V, E cos डेल्टा इज इक्वल टू V, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है ना ही डिलीवर करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा, ऑपरेट करेगा यूपीएफ पे। नीदर डिलीवर नॉर एब्जॉर्ब वर्क एट्स यूपीएफ पावर फैक्टर। यूपीएफ पावर फैक्टर पे काम करेगा और इफेक्ट क्या होगा आर्मेचर रिएक्शन का? इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो ये देखिए, ये पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन इन्फिनाइट बस बार के साथ ऐसा होता है, ये मैंने डिस्कस किया। पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन मैंने डिस्कस किया। न्यूमेरिकल जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस किया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटर के केस में वो है हमारा वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। ठीक है, वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। तो सबसे पहले इसका प्लॉटिंग हम किसके किसके बीच में करते हैं वो आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद मैं आपसे बताऊंगी कि कैसे ऑल्टरनेटर के लिए ड्रॉ करते हैं और कैसे मोटर के लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार मैं बोल रही हूँ, इस पर आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जेई लेवल में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, चाहे आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे और कोई स्टेट एई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ ऑल्टरनेटर एंड मोटर आर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला देखिए वी कर्व, तो हम एक साइड ड्रॉ करेंगे वी कर्व ऑफ ऑल्टरनेटर, वी कर्व ऑफ ऑल्टरनेटर, एंड दूसरी साइड हम ड्रॉ करेंगे वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, वी कर्व एंड वी कर्व ऑफ ऑल्टरनेटर एंड वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, देख लेते हैं पहले प्लॉटिंग किसके किसके बीच में होती है। तो ये वी कर्व प्लॉट होता है, वी कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन आर्मेचर करंट जिसे हम बोलते हैं देखिए IA वर्सेस एक्साइटेशन करंट जिसे हम बोलते हैं IF। तो बहुत ही बार आप लोगों को पूछा गया है कि वी कर्व किसके किसके बीच में प्लॉटिंग करते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा, आप लोगों को ये समझना है कि किसके किसके बीच में प्लॉटिंग होती है। तो वी कर्व ऑफ ऑल्टरनेटर या फिर मोटर इज प्लॉटेड बिटवीन द आर्मेचर करंट IA वर्सेस द एक्साइटेशन करंट IF। ठीक है, देख लीजिए। जब आप वाई एक्सिस में आर्मेचर करंट IA रखेंगे एम्पियर्स में और IF फील्ड करंट को इसको वाई एक्सिस में रखेंगे और इसको एक्स एक्सिस में रखेंगे, तो जो भी कर्व आपको मिलेगा वो आप लोगों को होगा वी कर्व। क्योंकि शेप हम लोगों का वी आता है इसीलिए हम बोल सकते हैं इसको वी कर्व ऐसे।
ठीक है, देख लीजिए ये हो गया आपका वी कर्व। इस पे बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए ये जो हमारा केस होता है वो होता है यूपीएफ का, ये वाला केस। अगर मैं अल्टरनेटर लिख रही हूँ इस तरफ तो हमें ये पता है ओवर एक्साइटेशन का केस। मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन है, दिस इज आवर नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन। अब आप ये बताइए जब इस तरफ जाएगा तो ये ओवर एक्साइटेशन होगा ना, ओवर एक्साइटेशन का केस होगा, और इस तरफ जाएगा तो अंडर एक्साइटेशन। इतनी बात तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। अब आप मुझे ये बताइए कि ओवर एक्साइटेशन के केस में हमारा ऑल्टरनेटर कैसे बिहेव कर रहा था। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था क्यू पॉजिटिव आ रहा था और लैगिंग पे वर्क कर रहा था, लैगिंग पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे। और अंडर एक्साइटेशन के केस में कैसे बिहेव करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो ये जो पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आप अच्छे से सुन लीजिए। V curve is plotted between the armature current in y-axis versus the field current in x-axis. This is the UPF point, which is normal excitation. If we increase the excitation, then it will become normal over excitation, and if we will decrease the excitation, it becomes under excitation. ठीक है, under excited alternator. Here we have already seen that Q is equal to positive for lagging power factor and Q is equal to negative for leading power factor, and that's all. This is the V curve of alternator. Similarly, आ जाइए अब मोटर की तरफ बनाते हैं। मोटर के लिए हम बना लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया IA, ये हमारा हो गया IF। V कर्व तो एज इट इज अभी भी वैसे ही बनेगा। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा UPF के लिए। ये हमारा केस मोटर का है तो ये ओवर एक्साइटेशन होगा। यहां पर हमारा हो जाएगा अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन। और पावर फैक्टर हम देख लेते हैं तो ये लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर। तो कुछ पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, या तो आप ऑल्टरनेटर का याद रखिए अपने सुविधा अनुसार, या फिर मोटर का याद रखिए। एक याद करेंगे दूसरा ऑपोजिट अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना IA और IF के बीच में ये प्लॉटिंग होती है। यहाँ पर हम लोगों का जो Q का फॉर्मूला बनता है मोटर के लिए, वो देखिए बनता है V अपॉन में XS V माइनस E कॉस डेल्टा, ऐसा समथिंग कुछ फॉर्मूला बनता है। जस्ट ऑपोजिट रहता है ऑल्टरनेटर के केस में। तो इतना आप लोगों को नहीं समझने की, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से पूछा जाता है सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है, कर लिए V कर्व, ये V कर्व कर लिए। अब इससे आप समझिए कि जैसे जैसे हम एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं हमारा आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब हमारा लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा था ऑल्टरनेटर, हम एक्साइटेशन बढ़ा रहे थे धीरे धीरे, तो कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब आर्मेचर करंट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस कर्व को देख करके आप कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सिर्फ ये कर्व आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो देखिए कि मैं रब कर रही हूँ, V कर्व हो गया हमारा इन्वर्टेड V कर्व। हेडिंग आप डालिएगा, इंपॉर्टेंट है। V कर्व एंड इन्वर्टेड V कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्री एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मेंस में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक तरफ हम ऑल्टरनेटर का ड्रॉ करेंगे और एक तरफ हम मोटर का ड्रॉ करेंगे। इन्वर्टेड V कर्व, ठीक है, इन्वर्टेड V कर्व किसके बीच में प्लॉटिंग होती है, पहले ये देख लेते हैं। तो इन्वर्टेड V कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन पावर फैक्टर वर्सेस एक्साइटेशन करंट, एक्साइटेशन करंट। पावर फैक्टर और वर्सेस एक्साइटेशन करंट का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे
पहला ये हो गया ऑल्टरनेटर का, दिस इज फॉर ऑल्टरनेटर, एंड दिस इज आवर फील्ड करंट IF विच इज प्लॉटेड इन x एक्सिस, दिस इज आवर पावर फैक्टर विच इज प्लॉटेड इन y एक्सिस, and since it is an inverted V curve, so the curve becomes like this, it will become like this, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपने इन्वर्ट कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। डैश 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 डैश, दिस इज द केस ऑफ UPF, दिस इज द केस ऑफ ओवर एक्साइटेशन, दिस इज अंडर एक्साइटेशन, दिस इज लैगिंग पावर फैक्टर, दिस इज लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। हियर Q इज इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स डिलीवर एंड Q इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्टेड V curve ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। फॉर मोटर, that is synchronous motor. So the synchronous motor, this is our excitation current IF, this is our power factor in y axis, inverted curve means this, and this is the case of UPF, this is the case of over excitation. Here the power factor will become leading power factor, opposite lagging power factor, and this is under excitation. अब आप लोगों को क्या करना है, आप अगर कंबाइन करके बनाना चाहते हैं V कर्व और इन्वर्टेड V कर्व, तो आप इसमें V कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं और प्लॉटिंग कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए अलग अलग बताई हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगेन आपको बताना चाहूँगी, दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप स्किप करके मत जाइएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, किसके किसके बीच में प्लॉटिंग होती है, और इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या आपको डायग्राम दे देगा, बोलेगा किस मशीन का किस पावर फैक्टर पे है। तो समझ में आया आप लोगों को ये बात, पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है और बताया भी है किस किस टॉपिक से हम लोग बात करेंगे। अब हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर का केस, क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है वो हम देखेंगे, और कुछ टॉपिक अभी बच गया है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।